अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। इससे पहले कि मैं मेन उसकी तरफ जाऊं, आपको ये गुजारिश करनी ज़रूरी है कि जो पंजाबी का हमने अलग से चैनल होंगारा शुरू किया है, जिसका लिंक हमने इस प्रोग्राम की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको वहाँ से ढूंढ के सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वो प्लेटफॉर्म जल्दी फंक्शनल हो सके। हाँ जी, अब आए असल गुजारिश की तरफ के 3-4 रोज़ पहले वहाँ डॉक्टर परवेज़ वूद भाई साहब का एक प्लेटफॉर्म है, मतलब इनिशिएटिव उनका है, बाकी तो और लोग भी उनके साथ होंगे। ब्लैक होल, उन्होंने जैसे वो गेस्ट बुलाते हैं और उसमें बात करते हैं जो भी समाजी और मसाइल हैं हर टॉपिक पे। पिछले दिनों 3-4 रोज़ पहले उन्होंने एक गेस्ट स्पीकर बुलाए जिनका नाम है मुजाहिद हुसैन। उन्होंने कुछ 1.25 घंटा बात की और हमने उनकी 1.25 घंटे की जो गुफ्तगू थी उसको 2.5 घंटे में सुना। मतलब ये कि 2 दफ़ा सुना। और फिर इस बात पर ताज्जुब हुआ कि इस तरह की गुफ्तगू, इस सतह की गुफ्तगू को 40-50 घंटे उस वक्त जो गुजरे थे, अब तो ज़ाहिर 2-3 दिन हो गए हैं, तो उसको कुल कोई 10-11 हज़ार व्यूज़ थे उसके। हैरत हुई, ताज्जुब हुआ, थोड़ी रंज हुआ और गुस्सा भी आया। लेकिन फिर लाउड थिंकिंग की बजाय जब दोस्तों से बात करते करते पाकिस्तान में इस फिक्रे से तसल्ली हो गई कि अगर, मतलब मेरा कहना यह था कि ऐसी गुफ्तगू को तो इतनी देर में लाखों में देखा जाना चाहिए था, मगर फिर ये ख्याल आया कि अगर ऐसी सेंसिबल गुफ्तगू लाखों में और मिलियंस में देखने का रुझान और रिवाज और ज़हनी और कल्बी इस्तिताअत होती पाकिस्तान के ह्यूमन स्टफ में जो इस वक्त मौजूद है, तो फिर पाकिस्तान का ये हाल क्यों हो रहा होता। वो तो इस अंजाम को और इस हालत को पहुंचा ही इसलिए है कि संगो खिश्त मुकैयद हैं और सग आज़ाद। वहां पर जो कुत्या कुत्या वाली गुफ्तगू है उसको मिलियंस में व्यूज मिलते हैं। वहां जो आवे ही आवे और फाड़ लो और मुर्शद मुर्शद वाली जो बातें हैं उसको व्यूज मिलते हैं। और ये किसी एक पे बस नहीं है। आप उनमें से जिस चीज का नतीजा पाकिस्तान की ड्यूरेबल सस्टेनेबल तरक्की पर मुंतज ना हो उसको व्यूज हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर वाकयातन कुछ करना पड़े, टेंजिबल काम करना पड़े, जिस गुफ्तगू के नतीजे में पाकिस्तान के आमत उन्नास को एक दफा टेक लगा के पीछे बैठ के सोचना पड़े, जिस गुफ्तगू के नतीजे में गुफ्तगू करने वाले के ओरिजिन्स और उसके नाम और उसके जो बैकग्राउंड्स हैं उनसे हट के उसका जो मतन है उसमें जो बात की गई है, जर्मनी में उसे कहते हैं इनहाल्ट, तो जो इनहाल्ट पर तवज्जो देने वाली आमत उन्नास हैं वो होते तो फिर उसको मिलियंस नहीं मिल सकते। वो अवाम होती तो पाकिस्तान का ये हाल ना होता। और जहां तक लीडरशिप का ताल्लुक है, मुझे 5 साल इस प्लेटफॉर्म पर अपने चैनल पर और 15-20 साल से मुख्तलिफ जगहों पे जो कभी लिखना पढ़ना, किसी अखबार में कुछ लिख दिया, कहीं बात कर दी, तो इस सारे 20 साल में पहली दफा उसकी पलट के आती हुई गूंज सुनाई दी। किसी को मैंने इस सारी गुफ्तगू पे एक गालिब का शेर सुनाया कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा।
मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। अब ये शेर आप मेरी तरफ से बैठ के मुजाहिद हुसैन साहब को सुना दीजिए, या मुजाहिद हुसैन साहब की तरफ से बैठ के मुझे सुना दीजिए, एक ही रिजल्ट आएगा। उसके ऊपर फिर ख्याल आया कि अब इसका तदारुक क्या है। आपका अच्छी सेंसिबल आवाज़ का एक हकीकी और हकीकत पसंदाना थॉट का, नुक्ता नज़र का, और उस तरह से इंटेलेक्चुअली चीज़ों को पुटअप करने का जो रास्ता है वो तो बंद है। इसमें तो कोई बहस की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो बंद है। वे आउट क्या है, निकलना कैसे है, इस बात को पहुंचाने का फिर क्या तरीका है, इस पे फिर बात हमने अपने प्राइवेटली दोस्तों से करते रहे। 2-3 दिन गुजरे हैं जो, तो जिन जिन से, जैसे एजाज सैयद से या मुख्तार अहमद अली से या और दीगर दोस्त थे, डॉक्टर जवाद हमदानी थे, इस तरह जहाँ जहाँ तक हम खुद मुजाहिद हुसैन साहब से, शकील चौधरी साहब से जब ये बात हुई, तो मैंने कहा अब इसका एक हल और हो सकता है कि हम चाहते हैं ना कि कम से कम कोई 1-1.5 लाख बंदा इसको देखे, इस गुफ्तगू को सुने, इसमें बात आए। तो वो जो पहला काम था, पहला पत्थर जो है, वो तो मुजाहिद हुसैन ने फेंक दिया। उसमें वो पानी में लहरें भी बन गई, ताश जो है वो भी पैदा हो गया फजा में। लेकिन उस इर्तियाश और उस गूंज को रेजोनेट करने, उसको एम्पलीफाई करने का काम तो अब किया जा सकता है। और उसका तरीका यह है कि मैंने उसमें से कम अज कम कह रहा हूं 10 पॉइंट्स तो निकाले कि वो जो 10 ऐसे थीम्स हैं जिन पे इंडिपेंडेंटली हर एक थीम पे एक एक प्रोग्राम हो सकता है, और अगर उसको सेंसिबल और सीरियस ऑडियंस मिलती है तो हर प्रोग्राम जो है वो 20-30 हजार देखा जा सकता है। मैंने और शकील चौधरी साहब ने पीछे इंतहाई टची मौजू के ऊपर, पाकिस्तान में जिस को शजर ममनुआ की हैसियत हासिल है, उस पर डायरेक्ट गुफ्तगू की थी, और वो मैंने देखा कि उसको 50,000 दोनों प्रोग्राम्स को व्यूज मिल गए थे, लोग यानी लोगों ने सुन लिया था इस हद तक। तो ये जो गुफ्तगू थी जिसमें ज्यादा इंक्लूजन पाई जा रही थी, जिसमें उस पर्टिकुलर इशू को, उस पर्टिकुलर शजरे ममनुआ वाले इशू को हाथ लगाना या उसको छेड़ना, उसकी बजाय एक जो इज्तमाई तौर पर बिल्कुल हर वक्त नजर आने वाला डेडलॉक या डेथ नेल साउंड हो गई है, उसके ऊपर इतनी रवानी और इतनी हैरानी के आइडियल कॉम्बिनेशन के साथ वो बात हो गई। मैं चाहता तो ये भी हो सकता था कि वहां से साथ साथ आपको कुछ कुछ उनकी वो, लेकिन क्या मतलब, वो प्रोग्राम मौजूद है, वो बात अब कहीं नहीं जाएगी, और मेरे हाफजे में भी और मेरी कैफियाती डोमेन में भी उसने अपनी जगह बनाई है, और उसका रिबट्टल नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट के पास, अहले इख्तियार के पास, अहले हकम के पास, मुक्तदरा के पास, जिस तरह की भी हुकूमती बंदोबस्त है उसके पास, और जिस तरह के भी कॉन्स्टिट्यूशन के कस्टोडियंस हैं उनके पास, जैसी तैसी भी जुडिशरी अवेलेबल है उनके पास, और जिस अंजाम को पहुंची हुई ब्यूरोक्रेसी और एडमिनिस्ट्रेशन मौजूद है उनके पास, किसी के पास उस गुफ्तगू में उन बयान करदा पॉइंट्स का रिबट्टल मौजूद नहीं है। और खुशकिस्मती दर खुशकिस्मती ये कि जिस बंदे ने वो गुफ्तगू की है वो मैं नहीं हूं, यानी उसके ओरिजिन्स और उसका बैकग्राउंड वो नहीं है जो मेरा है, दूर दूर तक कहीं नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर बात अमरे वाक़या पर मबनी है, अगर बात हकीकत पर उसकी बुनियाद है, तो अली अकबर अब्बास ने कहा एक क्या, इसमें निकल आएंगे हम सूरत हजार। ये जब आईना अब्सार मैंने शुरू किया था किताबी शक्ल में, आज से कोई 20-22-25 साल पहले, तो मुन्नू भाई और अली अकबर अब्बास, डॉक्टर असगर कादिर, डॉक्टर तारिक रहमान, इस तरह के बुजुर्ग थे जिनसे मैं रब्ता किया और उनको मैंने कहा कि इसमें अपना इनपुट भी दीजिए, सपोर्ट भी कीजिए। तो उसमें अली अकबर अब्बास साहब ने जो मुझे लिख के दिया, जो छपा हुआ है उस इब्तदाई किताबी शक्ल आईना अब्सार के अंदर, उसमें उन्होंने ये शेर लिखा था कि एक क्या, इसमें निकल आएंगे हम सूरत हजार, एक बार आबाद हो जाए दयारे आईना। तो वो मैं इसको इस तरह ले रहा हूं कि आईना प्रोग्राम जो है उसने कोई जो 3-4 साल सरवाइव किया है, एक दयारे आईना वाली कैफियत उसमें पैदा हुई है। जगह जगह से उसके अक्स और पलट के नज़र आने वाले बाज़ मज़ाहिर और मनाजिर। तो दूसरे मिसरे में जो उन्होंने, बल्कि पूरे शेर में जो उन्होंने एक उम्मीद अफजा बात की थी, मुजाहिद हुसैन साहब की गुफ्तगू से मुझे वो शेर याद आया, एक क्या, इसमें निकल आएंगे हम सूरत हजार, एक बार आबाद हो जाए दयारे आईना। अब वो जो हम सूरत हजार वाला जब आप कहीं से एक मजहर या उसका अक्स देखते हैं, तो फिर जाहिर है कि मैं एक जस्ट ऑडियंस के तौर पर उस बात को नहीं ले सका। उसमें जगह जगह उन पॉइंट्स ने, उन निकात ने अपनी जगह बनाई, और जैसे मैंने अर्ज किया था, इतनी रसान के साथ, इतनी आसानी के साथ मौसूफ जो है थे, एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और जर्नलिस्ट हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर और जर्नलिस्ट तो पाकिस्तान में बहुत से हैं। 8 किताबें लिखी हैं जिनमें से 2 को हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से बैन होने का एजाज हासिल है। बल्कि वो जो 2 किताबें बैन हुई हैं, उन्होंने पिछली जो बाकी मानदा 6 किताबें और इनकी जो अल्लाह ताला की तरफ से जिंदगी दान होगी, उस सारे को एक मजीद सनद और एतबार अता किया है। बैन होना, एहसान दानिश ने जब ये नज़म कही थी, एक बागी का ख्वाब, और जिस पर्चे में छपी वो और वो सारा कुछ उसी वक्त बैन कर दिया गया। अरसा दराज तक बैन रहा, आप लोगों को पता ही नहीं है कि वो क्या थी। लेकिन हमने जो मोहम्मद अली साहब से उसके 4 मिसरे सुन रखे थे कि जिसमें वो मतलब एक ख्वाब है कि एक तहरीक चली हुई है, और वो पुरजा पुरजा टुकड़ा टुकड़ा मालिके अखबार कीमे की तरह, या पुरजा पुरजा, पर मेरा ख्याल टुकड़ा टुकड़ा मालिके अखबार कीमे की तरह, और जा बजा बिकते हैं एडिटर जमीमे की तरह, और इनकलाबी सुर्ख परचम उड़ रहे हैं शहर में, लीडरों के सर लिए फिरते हैं कुत्ते शहर में। नज़म बैन हो गई, मगर बात भी हो गई। बिल्कुल उसी तरह से लहजा धीमा था, बात अमरे वाक़या पर मबनी थी। वो बात करते गए, हम सुनते गए। हमारा अब ये तय किया है, ख्याल है कि इस पे हम कोई तकरीबन जितने पॉइंट्स हमने नोट किए हैं, वो भी तो दीगर अहले फ़हम और अहले इल्म को भी मैंने वो प्रोग्राम पे कहा है कि आप मेरे वाले पॉइंट्स को रिप्लेस करना चाहें या कुछ नया उसमें देना चाहें, तो वो भी, तो हम 10 प्रोग्राम उस पर कर सकते हैं। एक डिस्क्लेमर जो है वो देना बहुत ज़रूरी है। मैंने
पिछले 2-3 महीने कोई ऐसी गुफ्तगू नहीं की है। एक दफ़ा जब कह दिया गया कि नहीं नहीं नहीं, ये आपकी डोमेन नहीं है, और हमने भी समझ लिया कि ये हमारी डोमेन नहीं है, और बिल्कुल अला वजहिल बसीरत ये समझा कि जैसे भी वहाँ पर हालात हैं पाकिस्तान में और जो भी सिचुएशन है उसमें ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि मैं अहमदी हूँ और मुझे अपने अहमदी के तौर पर ही मरना है इंशाल्लाह, और ये मेरी दुआ है और मेरी नस्लें भी। लेकिन वो मेरा फेथ है, मेरा एक अकीदा है, मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है, और मैंने बानिए जमात अहमदिया की जो तालीमात हैं और उनके खुलफा ने जो उसकी तशरीहात फरमाई हैं उनके साथ 100% इत्तफाक रखने पर ही तो अपने आप को अहमदी रखा है। और अहमदी होने का क्या मतलब है कि जब मेरा दिल दिमाग जो है उनके साथ मुत्तफिक है बानिए जमात अहमदिया की तहरीरात और तालीमात के साथ और उनके खुलफा की उन तहरीरात और तालीमात की तशरीहात के साथ, तो मुझे चारा नहीं है, मुझे उसको कबूल करना है। और वो है कि बार बार उसके दर पे जाता हूँ। हालत अब इस तरह की सी है, जब कहीं पे फील हुआ कि इस बात पर क्या, इस बात पे क्या, तो वहां जहां जहां जाके आपको आसूदगी और आराम और सुकून आ जाता है कि हाँ ये बात समझ में आ गई यहां से, इसका ये मतलब था कुरान करीम की इस बात पे। यानी वो मुझे एक साहब, अब मैं नाम उनका नहीं ले रहा इसलिए उन्होंने नाम लेने को ओन नहीं किया था, मुझे कहते हैं भट्टी साहब ये जो है कि जहां तुम्हें मिले काफिर उनको पकड़ो और उनको वगलुजू, और वो पूरा आयत में ज़ाहिर याद नहीं है, और उनको बांध लो और उनकी मुश्कें कस दो। कहते ये अमन की तालीम कहां से होगी? मैंने कहा जी हाँ ठीक है, आप इसको लेके फिरें, जब तक आप वो जो इस जमाने का भेजा हुआ है उसकी तालीमात के तनाजुर में और उस ऐनक को पहन के उसके जो फिल्टर्स हैं उनके जरिए से पूरी तरह इन चीज़ों को अपने महल और मौके पे चस्पा करके और वजूदी शहादत के साथ इनकी तफसीर को और तशरीह को नहीं पाएंगे तो ये सारे एतराज मुसलमान नस्लों के दिमागों में उठेंगे और वो बिल आखिर इसके नतीजे में दैरिया होंगे। लेकिन मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, इसलिए कि मैं इसके सियाक और सबाक और जिस पर यह तालीम उतरी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके इन्हीं आयतों के नतीजे में लोगों से हुस्न सलूक और वो मुश्किल कसने की बजाय, वो तो जहां उनके रस्सियां सख्ती की वजह से कराने की आवाज आई थी तो वो रस्सियां ढीलियां करवा रहे थे इसी आयत के होते हुए, और जब अपने रिश्तेदारों की करवाई तो दीगर की भी करवाई कि लोग ये ना कहें कि ये अपने जो करीबी अजीज थे उनकी मुश्किलें जो है वो ढीली कर दी और दूसरे मरण। तो कुरान करीम तो वही था, आयत तो वही थी, लेकिन अगर मैंने ये कबूल ना किया होता, ये बैत शुदा ना होता, ये मैं माना हुआ ना होता, तो फिर मुझे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आनी थी ना। इसलिए जो कुरान, जो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो इस्लाम की तालीमात मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, बानिया जमात अहमदिया, मसीह मऊद या मेहदी मऊद की बैत और अंडरस्टैंडिंग के बाद हम तक पहुंच रही हैं, वो हमें दैरिया होने के लिए मजबूर नहीं करती, बल्कि कहीं उसका रुझान और झुकाव सा भी उसमें नहीं है। भाई हम ये अंडरस्टैंडिंग एक इंडिविजुअल की है और वो इंडिविजुअल जो है वो मिलियंस में हो सकते हैं, बिलियंस में हो सकते हैं दुनिया भर में, बट none of those individual including myself is entitled to frame or chalk out or lay out a policy statement. उसका एक इंतजामी स्ट्रक्चर अलग से है, उस
रूहानी व इंतजामी स्ट्रक्चर जो है उसके सर पे खिलाफत अहमदिया बैठी। वो जो वहां से छन के आता है मैं खुद उसके ऊपर बाउंड करता हूँ, तो मतलब अबाइड करता हूँ। मुझे भी वही सरे तस्लीम खाम है। उसके होते हुए मैं अपनी ओपिनियन उस इंतजामी और उन मौजूआत के ऊपर देने का मजाज नहीं हूं। देयर आर सर्टन पीपल ऑफिसेज हु आर रिस्पॉन्सिबल एंड एंटाइटल्ड एंड ऑथोराइज्ड टू डू सो। आई एम नॉट वन ऑफ देम, नो। बार बार के डिस्क्लेमर्स के बावजूद भी अगर कितना खुल के डिस्क्लेमर चाहिए भाई, वो ये है। अब अगला सवाल ये है कि क्या एक आदमी जो पैदाइशी तौर पर या आज खुद अहमदी हो जाता है, वो दुनिया में जब कोई शेर सुनता है, जब कोई किताब पढ़ता है, जब कोई टॉक शो सुनता है, टोनी बेन की बात हुई अभी आज ही वो किताब मेरी नजर से गुजरी, बल्कि इनफैक्ट मंगवाई गई है। किसी हिस्टोरियन को, टॉइनबी को, टॉल्स्टॉय को, क्या किसी बंदे का अहमदी हो जाना जो है वो उसको डिप्राइव कर देता है कि वो इन चीजों पर नहीं सोच सकेगा, या वो चीजें इसके ऊपर जो है वो असर नहीं करेंगी, या उनके नतीजे में उसका कोई रद्द अमल उसके अंदर नहीं आएगा? अहमदी होना बुट और डेफ और डम्ब होना नहीं होता, वो एक जीता जागता वजूद भी होता है साथ। उसमें जब आएंगी चीजें तो उसको फील भी होंगी। मैंने बताया ना, जो मोहम्मद अली साहब ने फरमाया मिसरा उनका कि तुम मर नहीं गए हो, उठो गुफ्तगू करो, तो वो गुफ्तगू तो होगी। लेकिन उस गुफ्तगू का मतलब ये लेना कि ये जमात अहमदिया का मौकफ है, ये गलत है। दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट ऑफिशियल ऑर्गन ऑफ जमात अहमदिया। और यहां से जो बात की जाती है वो जमात अहमदिया का पॉलिसी स्टेटमेंट या ऑफिशियल मौकफ तर्जमानी नहीं होती। मैं शेर लिखता हूं, जुल्फे जाना संवर रही हो तुम, मुझसे क्या फिर बिछड़ रही हो तुम, सहने दिल में खरामे नाज हुआ, चांद से क्या उतर रही हो तुम, मेरी किताब में छपा हुआ है। ये अलग बात है कि इस गजल को ये खुशकिस्मती हासिल है कि चौथे इमाम जमात अहमदिया ने जब ये गजल मैंने उनको भिजवाई तो उन्होंने इस पे भरपूर दाद दी, मोहब्बत से खत अता फरमाया, मेरे पास में मौजूद है। बट दैट इज नॉट द ऑफिशियल स्टेटमेंट, और या वो ऑफिशियल ऑर्गन नहीं बन जाएगी मेरी किताब। वो मेरी किताब है, एक इंडिविजुअल की बात है। तो मैंने ये तफसील इसलिए बताई कि मुजाहिद हुसैन साहब ने अपनी गुफ्तगू में कोई 32 या 40 दफा जमात अहमदिया के हवाले से भी बात की, 1.5 घंटे की गुफ्तगू में। अब वो अहमदी हजरात, अहमदियों के बाद गए, उनके मसाइल, FIR वाली किताब छापी, उनके ऊपर पर्चे, वो बातें कर रहे हैं। उनके बात करने से क्या वो जमात अहमदिया का ऑफिशियल मौकफ बन गया? नो, उनके बात करने से नहीं बनता, तो मेरे बात करने से कैसे बन जाता है जी? तो ये अब से ये बात तय है कि अव्वल तो आई वुड रिफ्रेन एज मच एज पॉसिबल फॉर मी, लेकिन जब आखिरी सवाल आएगा कि आप कौन हैं, तो वो तो मैं हूं। हां, ये हो सकता है कि मैं उस इशू पे बात ना करूं, वो दीगर लोग कर लें, लेकिन ऐसे भी मेरे वो मुंह खुर नहीं आया हुआ कि अगर बात आई जाए तो मैं उसमें वो एक कम्युनिटी करके बात करता फिरूं। क्यों भाई? वजह इसलिए ये समझ लीजिए कि मैं, अल्लाह ताला ने जब तक जिंदगी देनी है ये उसको पता है। मुझे शेर भी लिखना है क्योंकि मुझे उसने शेर लिखने की सलाहियत दी हुई है। मुझे गुफ्तगू भी करनी है क्योंकि मुझे पिछले 20-30 साल में यही काम करता आया हूं। मुझे कॉलम या नसर में भी लिखना है, मुझे कोई किताब भी एडिट करनी है। तो मैं उस सारा कुछ करने से पहले ये डिक्लेरेशन क्यों जरूरी है कि मैं अहमदी नहीं हूं भाई? मेरा अहमदी होना जो है वो मुझे काम करने से नहीं रोकता।
और आपका मेरी गुफ्तगू सुन के मत सुने, और अगर सुनते हैं तो उस सुनते वक्त आप उसे नुमाइंदगी और उसमें मत डालिए। मुजाहिद हुसैन साहब ने 30 दफा बात की है, इस्लामाबाद में बैठ के बात की है, और लोग भी बात कर लेते हैं। तो जब उनकी दफा कोठे पे गान नहीं चढ़ती तो मेरी दफा क्यों चढ़ जाती है? ये इससे ज्यादा भरपूर और क्या कहते हैं, बाय ऑल मींस क्लियर कट डिस्क्लेमर मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि मैं दे सकूं। लिहाजा आइंदा जब जब भी कोई गुफ्तगू चले तो इस बात की तरफ ना जाएं। मैंने बताया जो मैं हूं वो मैं हूं, अहमदी में हूं, ये मैं बता रहा हूं। तर्जमान में नहीं हूं, नुमाइंदा में नहीं हूं, ऑथोराइज पर्सन में नहीं हूं, ऑफिशियल प्लेटफॉर्म ये जमात अहमदिया का ये नहीं है, ये भी आपको बता दिया। उसके बाद क्या मर जाऊं, अब बात करनी बंद कर दूं? क्यों भाई, बात होती रहेगी। आपको कह रहा हूं कि मैं वो नहीं हूं, तो फिर अब उसके बाद आप क्यों समझते हैं कि मैं हूं? ये आपका मसला है, यहां पे भी वहां पर भी हर जगह। इसके साथ अब मैं बता रहा हूं कि वो 10 ऐसे पॉइंट्स थे, 10 या 15 ज्यादा होंगे, जिनके ऊपर अब तफसील से गुफ्तगू की जरूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने रहना है तो भी ये जान के रहना पड़ेगा, और अगर ये जाना है तो फिर भी ये जान के ही जाना पड़ेगा। क्योंकि एक बात थी जिसने रोंगटे खड़े कर दिए, और बाद में शकील चौधरी ने भी सवाल उठाया तो उन्होंने कहा कि स्पाइन चिलिंग गुफ्तगू थी आपकी उनसे, मुजाहिद हुसैन साहब से। वो बात ये थी कि उन्होंने कहा था कि दुनिया के इंटरनेशनल बैनुल अक़वामी कवानीन और सिस्टम्स जो हैं वो इतने फ्लेक्सिबल हैं इस वक्त कि अब रियासतों को जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के क्रॉस सेक्शन करके तोड़ना उस तरह जियोग्राफिकली जरूरी नहीं रहा। अब रियासतें पिछले कुछ अरसे से अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर ही टूट जाती हैं या तोड़ दी जाती हैं। और मिसाल में उन्होंने लीबिया, और अभी अब ताज़ा तरीन सीरिया है, सूरत हाल जो चल रही है, इराक, अफगानिस्तान, वो मिसालें कोट की। तो अब जबकि ये तय हो चुका कि ये जियोग्राफिकल बाउंड्रीज इंटैक्ट भी रहे तो रियासत जो है वो बर्बाद और तबाह और टुकड़े टुकड़े हो सकती है। तो ये तो बड़ी वाकई स्पाइन चिलिंग सूरत हाल है। हमारा वो मुल्क है, हम वहां पे पैदा हुए हैं। मैं यहां अपने खग के लगा भी दूं बूटा तो इनके जो क्लाउज और इनके जो उवी और इनके जो दीगर नाम है अपना डीप डाउन किस्म के वेड्थ, वो उसमें मेरी जड़ें कहां चली जानी है? मेरे ओरिजिन्स तो वही रहेंगे। कि आप अपनी पीढ़ी पढ़ते जाएं तो मेरी पीढ़ी जो है वो 800 साल तक की तो मेरी इसी पंजाब के अंदर बैठी हुई थी, पिंडी पट्टियां के इर्द गिर्द है। वो है ना जो सिर्फ तुझसे तो एक मैं बिछड़ा, मेरी तो सारी कायनात गई। इसलिए जब वो बेड़ा डूबने वाला हो या उसके बेड़ा गर्क होने की बात हो रही हो, तकलीफ होती है। वो पूरे का पूरा ओरिजिन और डायनेस्टिकल सिस्टम और पूरे का पूरा बैकग्राउंड जो है वो दरिया बुर्द होता नजर आता है। इतना काफी नहीं होता कि आपने जाके वो घर ले लिया, उधर जनाब आप जॉब करना शुरू हो गए, चलो जी गल मुक गई। इसलिए ये बातें होंगी। अब देखें आप जो रह गए हैं वो किस तरह की बात सुनते हैं, जो चले गए हैं वो भी उनकी भी मेहरबानी। अब और कब तक जहां का हम ज़यां करते, बिछड़ गया तो ये उसकी मेहरबानी हुई। फी अमानिल्लाह, इंशाल्लाह बात होती है इन पॉइंट्स के ऊपर। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा, और ये गुफ्तगू हमने पंजाबी में भी इंशाल्लाह करनी है। अल्लाह हाफिज़।